be backed by the people of the country. Collegium system is alien to the Indian Constitution. You tell me under which provision the collegium system has been prescribed. But because the Supreme Court, in its own wisdom, through a court ruling or through a case judgment known as first judge's case, created a collegium. Now that collegium, whether the Supreme Court collegium or High Court collegiums, they recommend the name. And government has to do due diligence. Prior to 1991, all the judges are appointed by the government. A basic, fundamental parliamentary process. This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court by a majority of 4:1, finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine of basic structure of the Constitution. हाँ जी, तो कुछ इस प्रकार के बयान पब्लिक फोरम पे गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आने शुरू हो गए हैं और ये बयान सीधा सीधा टारगेट करता है सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद पावरफुल सिंडिकेट कोलेजियम सिस्टम को। तो ऐसे में एक आम नागरिक का बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि कोलेजियम सिस्टम कहाँ है और कहाँ से इस कोलेजियम सिस्टम की जड़ें हमारी संविधान से निकलती हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक बेहद ही सरल शब्दों में बताऊं तो कोलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एक जज को नियुक्त करने का, और इस नियुक्ता का संवैधानिक प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 में डायरेक्टली कहता है दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्ज नंबर नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। यानी कि आर्टिकल 124A में डायरेक्टली मेंशन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और उसमें यह भी मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट में एक समय में मिनिमम 7 जजेस रहेंगे, जो कम ज्यादा भी किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट। और इसी आर्टिकल में पार्ट 2 में क्लियरली मेंशन है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, एंड इन केस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट माइट टेक और मे नॉट टेक कंसल्टेशन ऑफ अदर सीनियर मोस्ट जजेस। तो आर्टिकल 124 पार्ट 2 में क्लियरली लेड डाउन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी डायरेक्ट कंसल्टेशन से अपॉइंट कर सकते हैं। उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, यानी कि कोई बाध्यता नहीं है कि उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन लेनी है। लेकिन अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की बात है तो आर्टिकल 124 पार्ट 2 में क्लियरली मेंशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन लेनी ही लेनी है। अब वो कंसल्टेशन मैंडेटरी हो भी सकती है, नहीं भी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है आर्टिकल 124(2) में। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोलेजियम सिस्टम का कहीं से कहीं तक कोई मेंशन नहीं है। यही बात पब्लिक फोरम पे हमारे लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी भी इसको पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कोलेजियम सिस्टम एक एलियन सिस्टम है। एलियन सिस्टम मतलब न्यू टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस सिस्टम का कोई मेंशन नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोलेजियम सिस्टम कहां से निकल के आता है, जबकि आर्टिकल 124 में पार्ट ए और पार्ट 2 में क्लियर मेंशन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस की नियुक्ति का। अगर मैं आपको थोड़ी जुडिशियल हिस्ट्री बताऊं हमारे देश की, तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 से 1973 तक बड़ा ही सरल सिस्टम था। जवाहरलाल नेहरू ने बड़ा ही क्लियर कर रखा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का। 1973 तक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति सीनियरिटी के बेसिस से होती थी, यानी कि ऑटोमेटिकली जो सीनियर मोस्ट जज होता था वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता था। लेकिन इस क्रिस्टल क्लियर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करी कांग्रेस पार्टी की ही नेता इंदिरा गांधी ने। अब जैसे इंदिरा गांधी पावर में आती है, इंदिरा गांधी बहुत सारी छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे में 1973 में लैंडमार्क जजमेंट आई इंडिया में केशव नंदा भारती केस में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गवर्नमेंट पे सीधा सीधा रोक लगाई थी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करने पे। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम बोला गया और बोला गया कि ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नन एंड वॉइड इफ दे चेंजेस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा झटका दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने सीनियरिटी के बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हो रही थी उसके साथ छेड़छाड़ की। इंदिरा गांधी ने जस्टिस ए.एन. रे को सबसे पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जो सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं बने थे, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस में राजनीतिकरण किया गया। जबकि 1973 तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में कोई राजनीतिकरण नहीं था, कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं था।
पहली बार 1973 में पॉलिटिसाइजेशन शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की नियुक्ति में। और दोस्तों ये बात यही नहीं थमी, ये बात आगे चलकर एक बार फिर से इंदिरा गांधी ने इस लॉ का वायलेशन किया, जब 1978 में एक बार फिर इंदिरा गांधी सीनियरिटी के बेसिस पे चीफ जस्टिस ना चुन के प्रायोरिटी के बेसिस पे चीफ जस्टिस चुना। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद से चेक एंड बैलेंस का काम करना शुरू करा। धीरे धीरे कोलिजियम सिस्टम की बीज यहीं से शुरू होती गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 1993 में पहली बार कोलिजियम सिस्टम को शुरू किया गया, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के कंसल्टेशन शब्द को कॉन्करेंसी का नाम दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन क्लियरली मेंशन्ड है, लेकिन ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं है कि कंसल्टेशन ही कॉन्करेंसी होगा। यानी कि चीफ जस्टिस अगर प्रेसिडेंट को कोई नाम रिकमेंड करते हैं तो वो कॉन्करेंट होगा कि नहीं होगा, यानी कि वो प्रेसिडेंट को मानना होगा कि नहीं होगा, ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था 1993 तक। 1993 में सुप्रीम कोर्ट की ही एक 9 जजेस बेंच ने इस बात को डिसाइड किया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नाम रिकमेंड करेंगे वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानना होगा। यहीं से कोलिजियम सिस्टम की नींव शुरू होती है। अब देखिए कोलिजियम सिस्टम की बड़ी क्रिटिसिज्म होता है, और कोलिजियम सिस्टम का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कोलिजियम सिस्टम में। कोलिजियम सिस्टम अक्सर बिहाइंड क्लोज डोर मीटिंग्स में होता है। बिहाइंड क्लोज डोर्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद अदर 4 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि अगला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कौन होगा, और यही सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश में, इतने बड़े लोकतांत्रिक समीकरण में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यही कोलिजियम सिस्टम का, और कोलिजियम सिस्टम का एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है विच इज नेपोटिज्म। जी हाँ, आपने सही सुना, नेपोटिज्म। इस शब्द ने 2020 से बॉलीवुड से बहुत चर्चा प्राप्त की है, लेकिन नेपोटिज्म हर जगह है दोस्तों। मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस में बहुत बड़ा नेपोटिज्म देखा गया है। ऑलमोस्ट 52% ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि 52% ऑफ द जजेस आर इंटरलिंक्ड। ये सीधा सीधा दर्शाता है कितनी नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद चलता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और इसी ही भाई भतीजावाद को, नेपोटिज्म को ब्रेक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में किया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे पूर्ण बहुमत से पारित किया गया था संसद में। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी यानी कि NJAC का गठन हुआ था, और इस NJAC का कार्य था सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति। इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी की स्ट्रेंथ थी 5+1, यानी कि इसको हेड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ 4 अदर मेंबर्स, और यही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। अब इन 4 अदर मेंबर्स को ही बड़ा कंट्रोवर्शियल माना गया। इस 4 अदर मेंबर्स में 2 मेंबर्स थे सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और एक थे लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच इज करंटली करण रिजिजू। और सबसे जो कंट्रोवर्शियल स्थिति आती है इसमें लास्ट के 2 मेंबर्स में आती है, विच इज अकॉर्डिंग टू द कमेटी 2 एमिनेंट जूरिस्ट। अब 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 2 एमिनेंट जूरिस्ट को चूज करना ही सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी वाले बिल में। इसके अकॉर्डिंग इन 2 पैनल मेंबर्स को चूज करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में 3 मेंबर्स थे, और अगेन इस कमेटी को लीड करने वाले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच इज नरेंद्र मोदी, and leader of the opposition which is currently Congress, and Adhir Ranjan Chaudhary is the leader of the opposition. So this is how NJAC is supposed to work. इस NJAC के तहत 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की। अब देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी जुडिशरी के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट 80% ऑफ द केसेस इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट 80% ऑफ द केसेस है। ऐसे में अगर इंडियन गवर्नमेंट को ही पावर मिल जाए कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज होगा कौन नहीं होगा, तो ये बहुत बायसनेस ला सकता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में। और अगेन सेम चीज हो सकती है जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी, विच इज पॉलिटिसाइजिंग द जुडिशियल सिस्टम, राजनीतिकरण करना जुडिशियल सिस्टम का। ये चीज दोबारा हो सकती है इस NJAC से। तो ऐसे में मेरा एक बड़ा अनबाइज्ड ओपिनियन है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, नेपोटिज्म को दूर किया जाए और बेस्ट मैन फॉर द जॉब को प्रमोट किया जाए। इसके लिए NJAC एक सहज डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसको रिकॉन्टिन्यू किया जाए विद सम चेक्स एंड बैलेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसकी जो 2 एमिनेंट जूरिस्ट पैनल को चूज करने की प्रोसेस है उसको और क्लियर किया जाए और इसको स्टेबल किया जाए, और NJAC को ही इंडिया का फ्यूचर बनाया जाए। थैंक यू।